राजस्थान का इतिहास। तो हेडिंग रहेगा अपना राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास परिचय। राजस्थान इतिहास का परिचय अपना टॉपिक है, राजस्थान इतिहास का परिचय। तो आप इसको समझिएगा, राजस्थान इतिहास का परिचय मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, राजस्थान इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है उस चीज को अपन देखते हैं। राजस्थान इतिहास की जो जानकारी है वो बीती हुई घटनाओं, यानी इतिहास के परिचय को कह सकते हैं, बीती हुई घटनाओं के बारे में बताने वाले ग्रंथ या स्रोत। बीती हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ या स्रोत, या अतीत घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ या स्रोत से हमें क्या मिलती है? राजस्थान की जानकारी मिलती है। राजस्थान के परिचय की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। दोस्तों यहां से बात करते हैं राजस्थान, यानी इतिहास जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति धन है धन आस। इति धन है धन आस से मिलकर बना हुआ है। तो इति का मतलब होता है ऐसा, है का मतलब वो है निश्चित रूप से, और आस का मतलब होता है था। यानी पूरे का शाब्दिक अर्थ अपन यदि देखेंगे तो दोस्तों मिलता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ अपन ऐसा निश्चित रूप से हुआ था ये देख रहे हैं दोस्तों। इसी में देखते हैं जो इतिहास जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतरण हिस्ट्री से लिया है। अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतरण है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है इतिहास। हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण क्या है? इतिहास। जो हिस्ट्री दोस्तों शब्द है, हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जो ग्रीक भाषा का है, और उसका मतलब होता है अनुसंधान करना। इसका मतलब क्या होता है? अनुसंधान करना। आइए मेरे साथ में पहले समझते हैं और उसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं। दोस्तों इतिहास का परिचय, सबसे पहले परिचय में आप ध्यान में रखेंगे कि बीती हुई घटनाओं के बारे में बताने वाले ग्रंथ या शास्त्र, यानी अपन कह सकते हैं बीती हुई घटना बताने वाले ग्रंथ या शास्त्र। शास्त्रों से हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। पहला सिर्फ अपन समझ रहे हैं, लिखवाऊंगा बाद में। हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अब कह सकते हैं जो दोस्तों अपना जो शब्द है इतिहास, कौन सा शब्द है? इतिहास। इतिहास जो शब्द है ये कौन सी भाषा की, यानी ये भाषा मिली है संस्कृत। संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। तीनों शब्दों की अपन बात करेंगे। ये लो दोस्तों तीनों शब्द है। तीनों शब्दों की यदि अपन बात करेंगे, एक शब्द हो जाएगा इति, एक हो जाएगा हा। इति धन है धन आस। इति धन है धन आस। तो अपन ये है की बात करें, है धन आस। इति का मतलब होता है दोस्तों ऐसा, है का मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, और आस का मतलब होता है था। तो अपन ये कह सकते हैं इस पूरे इतिहास का मतलब क्या हो गया? ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। तो बीती हुई घटनाओं को बताने वाले ग्रंथ शास्त्र, इनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से लिया गया है। इति धन है धन आस, यानी लिख सकते हैं। और इति का मतलब ऐसा, है का मतलब निश्चित रूप से, आस का मतलब था। ऐसा, पूरे इतिहास का मतलब ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। अब जो दोस्तों जो इतिहास जो अपना शब्द है, यानी कौन सा शब्द है? इतिहास। इतिहास शब्द को ध्यान में रखें। ये शब्द जो इतिहास है ये अंग्रेजी कौन सी भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतरण। अंग्रेजी भाषा का क्या है? हिंदी रूपांतरण। और हिंदी रूपांतरण अंग्रेजी का क्या होता है दोस्तों? हिस्ट्री। क्या होता है? हिस्ट्री। और यदि हिस्ट्री का हिंदी करें, हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण करें, तो हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? इतिहास। हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण क्या होता है दोस्तों? इतिहास होता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, हिस्ट्री जो शब्द है ये हिस्टोरिया से लिया है। हिस्ट्री शब्द कहां से लिया है? हिस्टोरिया से लिया गया है। और ये हिस्टोरिया शब्द कौन सी भाषा का है दोस्तों? ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। और हिस्टोरिया का मतलब होता है अनुसंधान करना। अनुसंधान, अनुसंधान करना। हिस्टोरिया का क्या मतलब होता है? अनुसंधान करना। ये दोस्तों यहां तक की बात आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं।
जो इतिहास शब्द है, इतिहास शब्द कहां से, यानी अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतरण हिस्ट्री से, और हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण कहेंगे इतिहास है। और हिस्ट्री है ये हिस्टोरिया से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब है अनुसंधान करना। मतलब क्या होता है? अनुसंधान करना। अब पहले इतनी बात को अपन सेट करेंगे, इतनी बात को अपन क्या करेंगे, लिखेंगे। मेरे साथ में कॉपी ले लीजिए और नोट कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों लिखना शुरू करेंगे, दो पार्टीशन कर लेते हैं अपने बोर्ड के। लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बीती हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ। बीती हुई, पहला लिखेंगे, आप लिखेंगे साथ साथ में, बीती हुई घटनाओं के बारे में बताने वाले ग्रंथों से इतिहास की जानकारी मिलती है। बीती हुई घटनाओं को बताने वाले ग्रंथों से इतिहास की क्या मिलती है दोस्तों? जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात लिखेंगे, इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्द कौन सा है? इति, धन है, धन आस। इति, धन है, धन हास। तो अपने दोस्तों इति का क्या मतलब होता है? इति का अर्थ इसी के नीचे लिखता हूं, ऐसा। इति का क्या मतलब होता है? ऐसा। और है का क्या मतलब होता है? निश्चित, निश्चित, निश्चित रूप से। और आस का क्या मतलब होता है? था। तो इस पूरे का, यानी इतिहास शब्द का जो पूरे का, नेक्स्ट लिखेंगे इतिहास का शाब्दिक अर्थ। इतिहास का शाब्दिक अर्थ ऐसा, निश्चित रूप से हुआ था। ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। दोस्तों ध्यान रहे, निश्चित ये यहां से गलत हो गया, निश्चित, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। तो ये चीज है आपको इतिहास जानने के, यानी इतिहास का शाब्दिक अर्थ है। अब जो दोस्तों आगे अपन देखेंगे, यानी इतिहास, इतिहास शब्द है अंग्रेजी भाषा की हिंदी रूपांतरण हिस्ट्री से बना है और हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण इतिहास है। तो ये बात भी अपन यहां पर लिखेंगे, इतिहास शब्द अंग्रेजी भाषा के हिंदी रूपांतरण हिस्ट्री तथा हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण इतिहास है। हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण क्या है दोस्तों? इतिहास है। आगे जो मैंने बताया था आपको कि यानी इतिहास जो हिस्ट्री शब्द है, नेक्स्ट लिखेंगे हिस्ट्री शब्द, हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया, नेक्स्ट लिखेंगे हिस्टोरिया ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका अर्थ या शाब्दिक अर्थ लिखेंगे दोस्तों, शाब्दिक अर्थ अनुसंधान, अनुसंधान करना होता है। तो दोस्तों ये चीज है, आपको ध्यान में रहे। इतिहास का परिचय पढ़ रहे हैं। इतिहास के परिचय में आप सभी का अभिनंदन। यानी इतिहास का, राजस्थान इतिहास का परिचय एक एक करके सारी चीज देखेंगे। यानी बीती हुई घटनाओं के बारे में बताने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? इतिहासों से जानकारी देते हैं।
और इतिहास का परिचय कहलाता है। इतिहास जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। यानी इति धन है धन आस से मिलकर बना है। इति का मतलब होता है ऐसा, है का मतलब होता है निश्चित रूप से, आस का मतलब होता है था। और इतिहास शब्द का पूरे इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। इतिहास शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा के हिंदी रूपांतरण हिस्ट्री से लिया गया है। इतिहास शब्द अंग्रेजी भाषा के हिंदी रूपांतरण हिस्ट्री से लिया गया है। और हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण क्या है दोस्तों? हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है इतिहास। तो ध्यान रहे, इतिहास शब्द अंग्रेजी भाषा के हिंदी रूपांतरण हिस्ट्री तथा हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण क्या है? इतिहास है। हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्ट्री शब्द कहां से लिया गया है? हिस्टोरिया से बनता है। और हिस्टोरिया ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अनुसंधान करना। जिसका अर्थ क्या होता है? हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? अनुसंधान करना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया हो दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आगे जो देखेंगे दोस्तों इतिहास के पिता के बारे में देखेंगे। राजस्थान इतिहास का परिचय। इतिहास का परिचय में देखेंगे राजस्थान यानी इतिहास के जनक के बारे में देखेंगे। इतिहास जनक दोस्तों, इतिहास जनक के बारे में यदि चर्चा करते हैं अपन, तो इतिहास जनक को अपन 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो लिखेंगे विश्व के आधार पर, एक लिखेंगे भारत के आधार पर, और एक लिखेंगे राजस्थान के आधार पर। तीनों भाग आपको समझने हैं, विश्व, भारत और राजस्थान। सबसे पहले बात करते हैं, यानी राजस्थान इतिहास के जनक की अपन बात करें, इसके साथ साथ में भारत और विश्व की भी देख लेते हैं। दोस्तों जो विश्व है, विश्व के जनक, विश्व इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोट्स को। और हेरोडोट्स ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के अंदर अपने भारत का नाम इंडिया या फिर भारत नाम मिलता है विश्व इतिहास की पुस्तक के अंदर। भारत के इतिहास के पिता माने जाते हैं वेदव्यास जी को। भारत इतिहास के पिता किसे माने जाते हैं? वेदव्यास जी को। और वेदव्यास जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था, ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था महाभारत। और महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। राजस्थान इतिहास की यदि बात करें, राजस्थान इतिहास के पिता की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो कर्नल जेम्स टोड नाम मिलता है। कौन मिलता है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से एक पुस्तक लिखी थी। कर्नल जेम्स टोड के बारे में अपन इसी वीडियो के अंदर लास्ट में थोड़ा सा परिचय और भी देखेंगे, कर्नल जेम्स टोड की क्या रूपरेखा होती है। ठीक है, राजस्थान इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, जनक कहा जाता है। लेकिन राजस्थान का वास्तविक जनक, राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक के रूप में यदि देखा जाए तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। आगे अपन बात करेंगे इतिहास जब देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों विश्व इतिहास का जनक। विश्व इतिहास के जनक में अपन लिखेंगे यानी हेरोडोट्स। हेरोडोट्स विश्व इतिहास का जनक कौन है दोस्तों? मेरे साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। विश्व इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोट्स। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। इसी पुस्तक के अंदर, इस हिस्टोरिका पुस्तक के अंदर भारत का इंडिया या फिर अपन कह सकते हैं भारत नाम मिलता है। इस पुस्तक के अंदर अपने भारत का भारत या इंडिया नाम मिलता है दोस्तों। यदि दोस्तों बात की जाए भारत इतिहास की तो कहेंगे वेदव्यास जी। भारत इतिहास का पिता कौन है? वेदव्यास जी। भारत के इतिहास का पिता वेदव्यास जी। इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम क्या है? महाभारत। क्या नाम है? महाभारत। महाभारत। और इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों महाभारत का? मेरे साथ साथ में आप ऐसे ही नोट करते रहें। प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? प्राचीन नाम कहेंगे जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता।
जय संहिता। प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। अब दोस्तों महाभारत जो लाखों श्लोकों के अंदर लिखी गई, ये बात आपको पता ही है। और बात की जाए राजस्थान इतिहास की पिता की तो कहेंगे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, राजस्थान इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड प्रथम बार 1806 के अंदर राजस्थान आते हैं, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। इन्होंने एक पुस्तक की वैसे तो पुस्तक इनकी दो पुस्तक है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो 1829 में प्रकाशित हुई थी, उसको भी अपन कहते हैं दो भागों में विभाजित किया गया है। और इनकी मृत्यु के पश्चात एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, उसका नाम है दोस्तों, अपन कह सकते हैं उसका नाम क्या है, भारत की यात्रा के नाम से वो ग्रंथ है। तो इसमें अपन कह सकते हैं कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। और एक पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक का नाम अपन लिख देते हैं एनाल्स एंड एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से एक पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों ये है राजस्थान इतिहास के जनकों के बारे में, अपन ने इसका जनक का अध्ययन किया गया है। इसी पुस्तक के अंदर दोस्तों अपन कह सकते हैं, इसी पुस्तक के अंदर राजस्थान के बारे में यदि जाने तो इसका नाम मिलता है रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम इस पुस्तक के अंदर मिलता है। क्या मिलता है? ये नाम मिलता है दोस्तों। तो ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान इतिहास के जनक यदि विश्व के तौर पर देखा जाए तो कहेंगे हेरोडोट्स। कौन कहेंगे? हेरोडोट्स। और हेरोडोट्स ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, और इसमें भारत का नाम क्या मिलता है? भारत का नाम, भारत का इंडिया या भारत नाम मिलता है। और भारत के इतिहास के जनक को देखा जाए तो वेद व्यास जी, पुस्तक का नाम महाभारत, प्राचीन नाम जय संहिता मिलता है। राजस्थान इतिहास देखें तो कर्नल जेम्स टोड, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी पुस्तक के अंदर राजस्थान का राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान नाम मिलता है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया हो दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आगे जो दोस्तों अपन देखते हैं, एक एक शब्द का अवलोकन है, हिस्ट्री का परिचय कर रहे हैं सिर्फ, और आगे जैसे जैसे चलते रहेंगे हिस्ट्री का विभाजन भी करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं तो राजस्थान के शब्दों की जो संज्ञा मिलती है उनकी बात करते हैं। यानी राजस्थान को प्रमुख शब्दों की जो संज्ञा है, यानी राजस्थान के शब्दों की संज्ञा, राजस्थान के प्राचीन, अब कह सकते हैं उपनाम, उपनाम हो गए, यानी प्राचीन नाम है। राजस्थान के उपनाम की संज्ञा की बात करते हैं। राजस्थान के उपनाम क्या क्या हैं, उपनाम जिन्होंने कहा था उसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं, यानी राजस्थान के बारे में अपन कह सकते हैं, रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर कहा। रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर कहा। वाल्मीकि को अपन आदि कवि भी कहते हैं। वाल्मीकि को अपन आदि कवि कहते हैं। अब आदि कवि का क्या मतलब होता है? आदि कवि यानी आदि का मतलब होता है प्रथम, और कवि का मतलब होता है काव्य रचना। कवि का मतलब क्या होता है? काव्य रचना। लगभग उल्लेख मिलता है कि इस रामायण का उल्लेख है तो 24,000 श्लोकों के आसपास में जानकारी मिलती है। लेकिन अपन यहाँ तक की इसमें बात करेंगे दोस्तों कि राजस्थान के उपनाम, रामायण के अंदर वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा। दूसरी बात, ऋग्वेद में आर्यों ने इसे ब्रह्मवर्त कहा। ऋग्वेद में आर्यों ने इसे क्या कहा? ब्रह्मवर्त कहा। ब्रिटिश काल या मध्य काल में अंग्रेजों ने इसे राजपुताना कहा। ब्रिटिश काल या मध्य काल में अंग्रेजों ने इसे क्या कहा? राजपुताना कहा। और कर्नल टोड जो अंग्रेजी था उसने क्या कहा था? रायथान और रजवाड़ा और राजस्थान भी कहा था, ऐसी जानकारी मिलती है। और एक अपन कह सकते हैं कि वीरभान का एक ग्रंथ है, वीरभान का एक ग्रंथ है 1731 में लिखा गया था। वीरभान के एक ग्रंथ राजरूपक में भी राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है। वीरभान के एक ग्रंथ राजरूपक में भी राजस्थान नाम के उल्लेख मिलता है। तो इतने ही शब्दों की अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। एक जो शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही के अंदर है, उसी शिलालेख के अंदर राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य भी मिलता है। राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य भी मिलता है। तो अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए मेरे साथ, यानी कहेंगे रामायण में वाल्मीकि ने
सबसे पहले बात, रामायण में वाल्मीकि ने रामायण में वाल्मीकि ने आगे लिख देंगे, और ऋग्वेद में आर्यों ने, और ब्रिटिश काल या फिर मध्य काल में अंग्रेजों ने, और अंग्रेजी है इतिहास पिता कर्नल टोड ने, और अपना जो एक ग्रंथ लिखा है वीरभान ने, अपने ग्रंथ में वीरभान ने अपने ग्रंथ राज रूपक में इतनी बात याद रखनी है दोस्तों। यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है। रामायण में वाल्मीकि ने क्या कहा था? राजस्थान को कहेंगे मरुकांतर। क्या कहेंगे? मरुकांतर। क्या कहेंगे? मरुकांतर। और आर्यो, ऋग्वेद में आर्यों ने क्या कहा था? ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त क्या कहा था? ब्रह्मवर्त कहा था। और ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने क्या कहा था? राजपुताना। क्या कहा था? राजपुताना। इतिहास पिता कर्नल टोड ने क्या कहा था? रायथान। और क्या कहा था? रजवाड़ा। और क्या कहा था? राजस्थान। क्या कहा था? राजस्थान। और एक दोस्तों आपको ध्यान रहे बात, वीरभान ने अपने ग्रंथ राजरूपक में क्या लिखा है? राजस्थान। क्या लिखा है? राजस्थान। एक शब्द आपको और ध्यान रहे, राजस्थानादित्य शब्द कहां मिलता है दोस्तों? इस शब्द की अपन बात लिख देता हूं मैं यहां पर। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही के अनुसार, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में क्या मिलता है? राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये रही बात दोस्तों आपके सामने राजस्थान के उपनामों की यदि चर्चा करते हैं कि किसने क्या क्या कहे थे, तो आपको ध्यान रहे, रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतर, ऋग्वेद में आर्यों ने ब्रह्मवर्त, ब्रिटिश काल में मध्यकाल में अंग्रेजों ने राजपुताना, इतिहास पिता कर्नल टोड ने रायथान रजवाड़ा राजस्थान, वीरभान ने अपने ग्रंथ राजरूपक में राजस्थान, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही के अनुसार राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे चले दोस्तों, आगे जो चलेंगे अब हम थोड़ी सी बात करेंगे बसंतगढ़ शिलालेख की, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यानी एक शिलालेख आया है बीच में, उसकी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख, ये दोस्तों बसंतगढ़ शिलालेख है, ये है कहां? आबू सिरोही। अपन कह सकते हैं बसंतगढ़ शिलालेख है कहां? बसंतगढ़ सिरोही में। कहां कहेंगे? बसंतगढ़ सिरोही में। पहले इसकी चर्चा करते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का माना जाता है, 625 ईस्वी का माना जाता है। और ये बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है दोस्तों। ये खीमल माता मंदिर से प्राप्त किया गया था। इसके लेखक का नाम द्विजन्मा है और वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में रखा गया है। और इसमें अपन ये कह सकते हैं विशेष के तौर पर कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण इसी शिलालेख में राजस्थानादित्य मिलता है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण इसी शिलालेख से राजस्थानादित्य मिलता है। और यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। इतनी जानकारी अपने को यहां से नोट करनी है। यानी बसंतगढ़ शिलालेख बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है। कहां पर है? बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है। नेक्स्ट लिखेंगे स्थान, बसंतगढ़ सिरोही, ये तो लिख लेना दोस्तों। स्थान यहां लिख देता हूं, स्थान लिख लेंगे बसंतगढ़ सिरोही।
आगे दोस्तों क्या लिखेंगे, लेखक का नाम लिखे, सॉरी सबसे पहले लिखेंगे मंदिर, कौन से मंदिर से प्राप्त किया गया, तो लिखेंगे खीमल माता मंदिर, खीमल माता मंदिर से प्राप्त किया गया। नेक्स्ट लिखेंगे लेखक, नेक्स्ट लिखेंगे लेखक, लेखक का नाम लिखेंगे द्विजन्मा, लेखक का नाम लिखेंगे दोस्तों द्विजन्मा, लेखक का नाम लिखेंगे द्विजन्मा। और अगली लिखेंगे वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति में लिखेंगे दोस्तों अपन अजमेर संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय, अजमेर संग्रहालय, अजमेर संग्रहालय। अगले नाम लिखेंगे अपन विशेष में लिखेंगे राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप, लिखित प्रमाण इसी शिलालेख से राजस्थानादित्य मिलता है। विशेष में लिखेंगे राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण इसी शिलालेख में, शिलालेख में, इसी शिलालेख में राजस्थाना दित्या मिलता है। एक बात दोस्तों और लिख सकते हैं, यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, यह है पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। ये दोस्तों इतनी सी बात अपने को यहां पर करनी थी, यानी कौन सा शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी। स्थान कहां पड़ता है, बसंतगढ़ सिरोही में। मंदिर कौन सा प्राप्त किया, खीमल माता मंदिर से। लेखक कौन है दोस्तों, द्विजन्मा। वर्तमान स्थिति अजमेर संग्रहालय। विशेष में यदि बात करेंगे राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण, लिखित प्रमाण राजस्थानादित्य, क्या मिलता है, राजस्थानादित्य इसी शिलालेख में मिलता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे, आगे जो दोस्तों देखते हैं इतिहास को बांटते हैं भागों में, कैसे बांटते हैं वो चीज देखते हैं कि राजस्थान इतिहास के जो स्रोत अपन पढ़ रहे हैं इनको अपन 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक तो कह देते हैं जैसे मतलब पुरातात्विक स्थल, दूसरा कह देते हैं विदेशी यात्री या इतिहासकार, तीसरा कह देते हैं साहित्य सामग्री। यानी 3 भागों में इसका विभाजन कैसे करते हैं, यानी अपन इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत, इन इतिहास के स्रोत को दोस्तों अपन बांट देते हैं 3 भागों में। कितने भागों में विभाजित कर देते हैं, 3 भागों में। देखो इस प्रकार विभाजित कर देते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, सबसे पहले मैंने बांटा है, इस भाग को कहा है पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल, क्या कहा है, पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल। सबसे पहले मैंने जिसे बांटा है उसे क्या कहा है, पुरातात्विक स्थल। दूसरा जो मैंने बांटा है दोस्तों इतिहास के शब्दों में, यानी अपन कह सकते हैं विदेशी यात्री या इतिहासकार, विदेशी यात्री या फिर कहेंगे इतिहासकार। और तीसरा जो बांटा है दोस्तों वो कहेंगे साहित्य सामग्री, साहित्य सामग्री। ये जो दोस्तों मैंने 3 भागों में इसको विभाजन किया है, इसको आप समझिएगा। इसको कैसे समझेंगे आप वो देखते हैं दोस्तों। इसको एक एक करके समझना पड़ेगा आपको। पहले इस 2 को समझ लेते हैं और बीच वाले को बाद में समझते हैं। आप देखते ध्यान रहते, यानी पुरातात्विक स्थल जो हैं इन्हें कहा जाता है, आप सभी को पता है, सभ्यता। क्या कहा जाता है, सभ्यता। इसके बाद में जो यहाँ पुरातात्विक स्थल से अपन जानकारी लेते हैं इतिहास की, तो अभिलेख किससे मिलती है, यानी अभिलेखों से मिलती है। अभिलेख, अभिलेखों से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके बाद में यदि कहें तो अपने को राजस्थान या सिक्कों से हमें क्या मिलती है, राजस्थान इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद में यदि देखें तो जनपदों से भी हमें क्या मिलती है, राजस्थान इतिहास की
जानकारी मिलती है। यानी पुरातात्विक स्थल यानी सभ्यताओं से राजस्थान इतिहास की जानकारी मिलती है, अभिलेखों से राजस्थान इतिहास की जानकारी मिलती है, सिक्कों से राजस्थान इतिहास की जानकारी मिलती है और जनपदों से राजस्थान इतिहास की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। और विदेशी यात्री या इतिहासकारों की यहां पर चर्चा करेंगे दोस्तों, तो अपन कह सकते हैं कवि बांकीदास, कवि बांकीदास, कवि बांकीदास का भी उल्लेख मिलता है और कवि श्यामल दास, इसमें तो सिर्फ इतिहासकार ही आएंगे। और कवि श्यामल दास, डॉक्टर गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और कर्नल जेम्स टोड, यानी ये विदेशी इतिहासकार थे। और नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं कि मोनोत नेणसी, मोनोत नेणसी, और अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण। इन कवियों के द्वारा हमें क्या मिलती है, इतिहासकारों के द्वारा हमें क्या मिलती है, राजस्थान इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी बांकीदास के अनुसार राजस्थान इतिहास की जानकारी मिलती है, श्यामल दास के ग्रंथों में राजस्थान इतिहास की जानकारी मिलती है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद के ओझा के ग्रंथों में राजस्थान इतिहास की जानकारी मिलती है, कर्नल जेम्स टोड के ग्रंथों में राजस्थान इतिहास की जानकारी मिलती है, मोनोत नेणसी के ग्रंथों में राजस्थान इतिहास की जानकारी मिलती है, सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथों में राजस्थान इतिहास की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक ग्रंथ क्या है दोस्तों, साहित्यिक ग्रंथ के बारे में इसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो कहते हैं धार्मिक, एक कहते हैं धर्मोत्तर। इसको कितने भागों में विभाजित करते हैं, इसको दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो कह देते हैं दोस्तों धार्मिक, धार्मिक, और एक कह देते हैं दोस्तों अपन कहते हैं धार्मिक, धार्मिक, एक कहते हैं धर्मोत्तर। अब दोस्तों ध्यान रहे, धार्मिक जो भी स्थिति है इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म की जानकारी मिलती है। यानी इसमें क्या मिलती है दोस्तों, जानकारी, इसमें कहते हैं बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, और किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में भी इसमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब धर्मोत्तर क्या होता है, धर्मोत्तर में अपन ये कह सकते हैं जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जानकारी, जैसे अपन लिख सकते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी धर्मोत्तर के बारे में अपन कह सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपको ये है राजस्थान इतिहास जानने के स्रोत। राजस्थान इतिहास जानने के स्रोत में अपन कवियों के, विदेशी इतिहासकारों की भी बात करेंगे। इतिहास के स्रोत में ध्यान रहे पुरातात्विक स्थल यानी सभ्यताओं से इतिहास की जानकारी मिलती है, अभिलेखों से इतिहास की जानकारी मिलती है, सिक्कों से इतिहास की जानकारी मिलती है, जनपदों से भी क्या मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है। विदेशी यात्री बांकीदास से इतिहास की जानकारी, और श्यामल दास के ग्रंथों से इतिहास की जानकारी, ओझा जी के ग्रंथों से इतिहास की जानकारी, कर्नल टोड के ग्रंथों से इतिहास की जानकारी, मोनोत नेणसी के ग्रंथों से इतिहास की जानकारी, सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथों से इतिहास की जानकारी मिलती है, और भी ग्रंथ हैं। साहित्यिक सामग्री के आधार पर धार्मिक यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म की जानकारी, धर्मोत्तर यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। ये जानकारी की उपलब्धियां कहां से प्राप्त होती है दोस्तों, इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब इतिहासकारों की थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं बीच में, बाकी अपन जब इतिहासकार पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे। बाकी एक दो जो भी लाइन है उसकी मोस्टली आपको परिचित करवा देता हूं। देखो दोस्तों, इतिहासकार में सबसे पहले अपन देख देते हैं बांकीदास। बांकीदास का जो जन्म होता है ये 1771 के अंदर भांडियावास जोधपुर में होता है। एक बात सीधी सीधी याद रहे, यानी बांकीदास, यानी अपन एक दो इतिहासकार की छोटी छोटी बात करते हैं। अगला अपन कवि बांकीदास, जन्म 1771 में भांडियावास जोधपुर, भांडियावास जोधपुर। भांडियावास कहां पर होता है, जोधपुर में इसका जन्म होता है। इसमें दोस्तों ध्यान रहे, डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग इसी ने किया था। डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग इसी ने किया था। कवि बत्तीसी में,
कुकवी 32 में इन्होंने डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कुकवी 32 के अंदर इन्होंने डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये बात लिख सकते हैं, इन्होंने डिंगल भाषा या डिंगल शब्द का प्रयोग, डिंगल शब्द का प्रयोग, इन्होंने डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कुकवी 32 में किया। इन्होंने डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुकवी 32 के अंदर किया था। इतनी सी बात इसके बारे में याद रखनी है। जन्म 1771 भांडियावास जोधपुर। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुकवी 32 के अंदर किसने किया था? बांकीदास ने किया था। बस इतनी सी बात इसमें, और बाकी इतिहासकार पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अगला जो दोस्तों इतिहासकार लेके चलते हैं उसका नाम है मुहणोत नेणसी। मुहणोत नेणसी। मुहणोत नेणसी के बारे में देखेंगे। मुहणोत नेणसी जो है, इनका जन्म 1710 के अंदर हुआ था और इन्होंने 2 ग्रंथ प्रकाशित हुए थे। यानी सबसे पहले एक बात लिख सकते हैं, जन्म 1610 के अंदर। कब हुआ था? 1610 में। इनका मुहणोत नेणसी का जन्म है वो 1610 में हुआ है। और इनके ग्रंथों को 2 भाग दे देते हैं। यानी एक तो मुहणोत नेणसी ख्यात, मुहणोत नेणसी ख्यात, एक लिखेंगे मुहणोत नेणसी ख्यात, एक लिखेंगे गांवारी ख्यात, गांवारी ख्यात। एक तो है मुहणोत नेणसी ख्यात है और एक क्या है दोस्तों? गांवारी ख्यात है। मुहणोत नेणसी ख्यात जो है दोस्तों, मुहणोत नेणसी ख्यात को कहते हैं राजस्थान का कोष। तो लिख लेंगे इसे राजस्थान का कोष कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है। और गांवारी ख्यात जो दोस्तों है, इसे कहते हैं, इसका एक उपनाम भी अपने को मिलता है। उपनाम भी क्या मिलता है अपने इसे? गांवारी ख्यात को मारवाड़ी, परगनारी विगत, और इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे राजस्थान का गेजेटियर कहा जाता है। तो दोस्तों मुहणोत नेणसी के बारे में 2 चीज ध्यान में रखें कि मुहणोत नेणसी जो है, इनका जन्म 1610 ईस्वी में हुआ था और इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, यानी ग्रंथों को 2 भाग, मुहणोत नेणसी ख्यात और गांवारी ख्यात या मारवाड़ परगनारी विगित। और गांवारी मुहणोत नेणसी ख्यात को राजस्थान का क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। और गांवारी ख्यात को राजस्थान का क्या कहते हैं? गेजेटियर कहते हैं। ये बात 2 चीज आपको याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अगली जो दोस्तों बात ध्यान में रहे, ले लिया वो स्क्रीनशॉट। अगली बात करते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में। ध्यान रहे, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इसे राजस्थान इतिहास का वास्तविक पिता कहा जाता है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। किसके बारे में? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में। इनका जन्म 1782 के अंदर सिरोही के रोहिड़ा ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 1782 के अंदर सिरोही के रोहिड़ा ग्राम में हुआ था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है भारतीय प्राचीन लिपि माला। भारतीय प्राचीन लिपि माला। इस पुस्तक के अंदर भारतीय अभिलेखों के अध्ययन के लिए प्रथम प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक, भारतीय अभिलेखों की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक का नाम यदि देखें तो भारतीय प्राचीन लिपि माला, जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखी थी। इस पुस्तक का प्रकाश, ये पुस्तक 1894 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक का संशोधन 1918 में किया गया था। और कर्नल टॉड
कि राजस्थान इतिहास का हिंदी में रूपांतरण भी किसने किया था? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा अपना गुरु कवि राजा श्यामलदास को मानते हैं और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कर्नल टोड के अंग्रेजी भाषा में राजस्थान इतिहास लिखा था, उसका हिंदी में रूपांतरण किया था। कहा जाता है कि कर्नल टोड जो थे, कर्नल टोड का जो हिंदी में रूपांतरण करते हैं, कर्नल टोड को इतिहास का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, जबकि राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक यदि देखा जाए तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। दोस्तों तो आइए अभी मेरे साथ में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। क्या बात करते हैं? जन्म 1782 में हुआ था। कहां पर? सिरोही के रोहिड़ा ग्राम में। सिरोही के रोहिड़ा ग्राम में। एक बात। दूसरी बात में कहते हैं इनकी पुस्तक या ग्रंथ भारतीय प्राचीन लिपि माला। अब ये पुस्तक, इसी पुस्तक जो प्रकाशित कब हुई थी? प्रकाशित 1894 में, संशोधित 1918 में। लिखेंगे प्रकाशित 1894 में और संशोधित 1918 में। ठीक बात है। इस पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? भारतीय अभिलेखों की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक है ये। नेक्स्ट यहीं से लिखेंगे भारतीय अभिलेखों की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक। एक बात और लिखेंगे दोस्तों, पुस्तक, भारतीय अभिलेखों की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक। एक बात इसमें और लिखेंगे, राजस्थान, कर्नल टोड के राजस्थान इतिहास का हिंदी में रूपांतरण, कर्नल टोड द्वारा लिखित राजस्थान इतिहास का हिंदी में रूपांतरण किया। तो ये बात भी आपको ध्यान रहे दोस्तों। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा पढ़ रहे हैं, जन्म 1782 सिरोही के रोहिड़ा ग्राम में। सिर्फ बेसिक जान रहे हैं, बाकी इतिहासकार में देखेंगे। इसने एक पुस्तक लिखी थी भारतीय प्राचीन लिपि माला, प्रकाशित हुई थी 1894 में, संशोधन हुआ था 1918 में। भारतीय अभिलेखों की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक भारतीय प्राचीन लिपि माला। कर्नल टोड द्वारा लिखित राजस्थान इतिहास को हिंदी में किसने लिखा था? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। इससे पहले प्रयास कर चुके हैं डॉक्टर बिसल देव के बारे में उल्लेख, बलदेव या बिसल देव के बारे में उल्लेख मिलता है। वो आगे अपन कर्नल टोड के बारे में और जानेंगे, तब देखेंगे। अब जो दोस्तों अपन बात करते हैं कर्नल टोड के बारे में। अब अगला इतिहासकार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला थोड़ा सा इतिहासकार की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो दोस्तों बात करेंगे, अपन बात करेंगे कर्नल टोड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कर्नल टोड। कर्नल टोड का वैसे पूरा अपन नहीं बायोडाटा देखेंगे, लेकिन कुछ कुछ देखेंगे। कर्नल टोड इतिहासकार आया था कर्नल टोड। कर्नल टोड के बारे में अपन जानते हैं। कर्नल टोड जो इतिहासकार आता है दोस्तों, कर्नल टोड के बारे में कहा जाता है कि कर्नल टोड का जो जन्म है ये हुआ था कर्नल टोड का जो जन्म है दोस्तों ये 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड के अंदर हुआ था। 20 मार्च 1782 के अंदर कहा हुआ था? इंग्लैंड के स्कॉटलैंड इंग्लैंड क्षेत्र में कर्नल टोड का जन्म होता है। और कर्नल टोड यहाँ पर 1798 के अंदर 17 वर्ष की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हो जाते हैं। और कहते हैं कि 1798 में भर्ती होने के बाद ये भारत आते हैं। भारत आकर 1801 में दिल्ली के पास एक पुरानी नहर की पैमाइश करते हैं। पैमाइश करने के बाद में जानकारी मिलती है कि 1805 में दौलतराम सिंधिया के दरबार में ये सैनिक टुकड़ी के रूप में इकट्ठे वहां पर शामिल हो जाते हैं। 1806 के अंदर ये सबसे पहले मेवाड़ में उदयपुर आते हैं। और उसके बाद में उल्लेख मिलता है कि कर्नल टोड 1817 तक दौलतराम सिंधिया के दरबार में रहते हैं। वहां से जानकारी ये मिलती है 1817 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपना अंग्रेजी पीए बनाकर यानी पॉलिटिकल एजेंट बनाकर मेवाड़ भेजा था। 1817 से लेकर 1822 तक इन्होंने मेवाड़ में रहते हुए राजस्थान इतिहास की जानकारी लिखी थी। और कहते हैं कि इसीलिए इसे राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड 1822 के अंदर यहां से वापस जा रहे थे। कर्नल टोड के कहने पर मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह
मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी और उसने यानी भीम सिंह ने खुश होकर बोरासवाड़ा जो गांव पड़ता है अजमेर के अंदर, वहां पर टोडगढ़ कस्बा बसाया था, ऐसी जानकारी भी मिलती है। दोस्तों यहीं से यही जानकारी मिलती है कि 1822 के अंदर कर्नल टोड वापस स्वास्थ्य के आधार पर त्याग पत्र देकर अपने गांव जा रहे थे। गांव जाते समय रास्ते के अंदर कहते हैं जाते वक्त यहां से एक मानमोरी शिलालेख लेकर जाते हैं। मानमोरी शिलालेख का वजन रास्ते में भारी होने के कारण रास्ते में समुद्र में फेंक दिया था। इस शिलालेख के बारे में कई बार जानकारी मिलती है। ये कहते हैं कि 1822 में वापस चले गए थे और जाने के बाद 1826 के अंदर इन्होंने शादी की थी। शादी करने के बाद उल्लेख मिलता है कि इनका एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था 1829 के अंदर, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों इसी ग्रंथ का दूसरा नाम जो अपने को मिलता है, इसमें अपन कह सकते हैं द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया, जिसका प्रकाशन लंदन में हुआ था और प्रकाशित करता कौन थे? जेम्स क्रूक थे। और इस ग्रंथ के 2 भाग थे, 2 भागों में अवलोकन किया गया है। और कर्नल जो टोड थे उनके 1835 के अंदर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में प्रकाशित ग्रंथ था वो था भारत की यात्रा। भारत की यात्रा मृत्यु के बाद 1839 में प्रकाशित हुआ था भारत की यात्रा। इसे कहते हैं ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को समर्पित था, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को समर्पित था। ऐसी जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है। कर्नल टोड के बारे में और भी जानकारी काफी सारी मिलती है, लेकिन कर्नल टोड तक की अपन जानकारी यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों पहले इतनी सी बात करते हैं कर्नल टोड की यदि दोस्तों बात करें तो इसके जन्म की देखते हैं। यानी जन्म कहाँ कब हुआ था? यानी कह सकते हैं 20 मार्च 1782। यानी कब हुआ था? 20 मार्च। छोटे छोटे अक्षर लिखते हैं दोस्तों, नहीं तो फिर ये समझ में गोलियागोड़ में बहुत बड़ो हो जाऊं। कर्नल टोड का सबसे पहले दोस्तों जन्म में लिखेंगे 20 मार्च 1782। कहा? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड में एक क्षेत्र पड़ता है इलिगस्टन में इसका जन्म होता है। अब दोस्तों जन्म तो हो गया, अब जन्म होने के बाद में इससे क्या जानकारी मिलती है हमें? इसका जो गुरु, यहाँ पर इसका एक गुरु और था, गुरु यति ज्ञानचंद्र। इसके गुरु कौन था? यति ज्ञानचंद्र था कर्नल टोड का गुरु। वैसे तो अपन इतिहास पढ़ेंगे उसमें जानकारी पूरी लेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं। गुरु कौन था? यति ज्ञानचंद्र। अब इसकी बात करते हैं 1822 में इंग्लैंड वापस जाते समय मानमोरी शिलालेख को इन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। 1822 में वापस इंग्लैंड जाते समय मानमोरी, जिसे शंकर घटा भी कहते हैं, मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। मानमोरी शिलालेख जो दोस्तों 713 ईस्वी का है। कब का है? 713 ईस्वी का है, तो ध्यान रहे। अब जो यहां से अब इनके ग्रंथ की बात करते हैं कि पुस्तक 1829 में प्रकाशित पुस्तक है, यानी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक का नाम दोस्तों बड़ी है, इधर लिख देता हूं। प्रथम ग्रंथ जो है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब प्रकाशित हुई थी? 1829 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1829 में प्रकाशित हुई थी। इसी को कहा जाता है, इसी पुस्तक का नाम मिलता है दोस्तों अपने को द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। कब प्रकाशित हुई दोस्तों? 1829 में।
कहां पर लिखी गई थी दोस्तों? कहेंगे लंदन में। संपादक कौन था? यानी कहां पर लिखी गई थी? लंदन में। लंदन में लिखी नहीं, लिखने का मतलब ये नहीं है दोस्तों, प्रकाशन कहां पर हुआ था? लंदन में प्रकाशन, आप वैसे समझ जाएंगे, प्रकाशन। और संपादक की बात करें तो दोस्तों कहेंगे संपादक जेम्स क्रुक। कौन है? जेम्स, संपादक हो जाएगा जेम्स क्रुक। जेम्स क्रुक। ये दोस्तों बात है प्रथम पुस्तक के बारे में। इसी पुस्तक में इसकी जानकारी जो मिलती है दोस्तों, इसमें कह सकते हैं सामंत प्रथा और फ्यूडलिज्म, इनकी जमींदारी, इनकी भी जानकारी हमें मिलती है। और इसी पुस्तक में रजवाड़ा, राजस्थान, रायथा नाम भी मिलता है दोस्तों। इसमें दोस्तों दूसरी अपन बात करते हैं 1839 में प्रकाशित पुस्तक, 1800 यानी मृत्यु के बाद प्रकाशित पुस्तक, मृत्यु के बाद प्रकाशित ग्रंथ। कर्नल टोड की मृत्यु 1835 के अंदर हो गई थी, ये बात आपको पता है। प्रकाशित ग्रंथ ये कब हुआ था? 1839 के अंदर प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ का नाम है दोस्तों भारत की यात्रा। भारत की यात्रा, क्या नाम है? भारत की यात्रा के नाम से जाना जाता है। और इसे अपन ये कहते हैं ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया, इसी पुस्तक का नाम मिलता है। यह लॉर्ड विलियम बेंटिक को समर्पित थी है। यह लॉर्ड विलियम बेंटिक को समर्पित। दोस्तों ये थोड़े से नाम है, थोड़े से अटपटे हैं और बड़े याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इनको बार बार प्रैक्टिस करने पर याद होगा। कर्नल टोड का जन्म 20 मार्च 1782 स्कॉटलैंड इंग्लैंड में, और ये कहते हैं गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र। 1822 में वापस जा रहे थे तो एक मानमोरी शिलालेख यहाँ से ले जा रहे थे, उसको कहाँ फेंक दिया था दोस्तों? समुद्र में फेंक दिया था। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया 1829 में प्रकाशित। इसका प्रकाशन लंदन में हुआ था। संपादक जेम्स क्रुक है। मृत्यु के बाद प्रकाशित ग्रंथ 1839 में भारत की यात्रा, ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया, यह लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या है? समर्पित है दोस्तों। इसकी जानकारी मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कर्नल टोड के बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे जो दोस्तों अपन देखते हैं उसकी बात करते हैं। यानी कर्नल जो टोड है, कर्नल टोड ने कुछ संज्ञाएं दी थी, उस संज्ञाओं की अपन बात करते हैं। वैसे तो अपन यदि इसकी बात करें तो जो कर्नल जेम्स टोड को इतिहास का पिता कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इतिहास पिता कहा जाता है। लेकिन वास्तविक इतिहास, राजस्थान इतिहास का पिता डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद को कहा जाता है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजस्थान इतिहास का हिंदी में रूपांतरण किया था। सर्वप्रथम राजस्थान इतिहास का हिंदी में रूपांतरण जो 1907 से लेकर 1909 के मध्य पंडित बलदेव मिश्र ने किया था, उसके बाद में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। इसने कर्नल टोड ने कुछ मतलब अलग अलग जो संज्ञा दी है, उन संज्ञाओं की अपन बात करते हैं, बाकी उसका अपन विवरण बाद में देखेंगे। आगे जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, यानी गुरु शिखर को एक एक नाम लिखेंगे। गुरु शिखर को नाम देखते रहना। गुरु शिखर को सीधे सीधे लिखता हूं। एक तो गुरु शिखर को इसने क्या कहा था? कर्नल टोड ने संतों का शिखर कहा। कर्नल टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा दोस्तों? संतों का शिखर। गुरु शिखर को क्या कहा था इसने? संतों का शिखर कहा था। गुरु शिखर को क्या कहा था? संतों का शिखर कहा था। आबू मंदिरों को क्या कहा था दोस्तों? आबू मंदिरों कहा था ओलंपस के समान सुंदर। ओलंपस के
समान सुंदर। दोस्तों आबू मंदिर के बाद में कहते हैं दिवेर के युद्ध को क्या कहा था? दिवेर युद्ध को दोस्तों क्या कहा था? मेवाड़ का मेरांथन। मेवाड़ का मेरांथन। और दोस्तों दिवेर के युद्ध के बाद में अपन बात कर लेते हैं हल्दी घाटी युद्ध को। हल्दी घाटी युद्ध की बात करते हैं तो दोस्तों क्या कहा था? कहेंगे मेवाड़ की थर्मोपली। दोस्तों इसी की बात करते हैं अपन हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। यदि आगे बात करें तो विजय स्तंभ को इसने क्या कहा था? एक तो कहा था दोस्तों विक्ट्री टावर। एक क्या कहा था? कुतुब मीनार से भी उत्तम। किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों, इसने खंडित सैनिक कहा था। किसे कहा था खंडित सैनिक? कहेंगे राणा सांगा को, संग्राम सिंह जिसे कहते हैं। इसने दोस्तों कहा था राजपुताना को क्या कहा था? राजपुताना को क्या कहा था दोस्तों? राजपुताना को कहा था रायथान और रजवाड़ा और राजस्थान। ये इतने नाम किसने कहे थे? कर्नल टोड ने ही कहे थे। नेक्स्ट दोस्तों इसने लवाण के किले को क्या कहा था? लवाण किला दौसा को। लवाण किले दौसे के बारे में इसने क्या शब्द बोले थे? 52 कोर्ट 56 दरवाजा। यह क्या बोला था? 52 कोर्ट 56 दरवाजा। मीणा मर्द न्याय का राजा। अब दोस्तों एक और इतिहासकार में मिलते हैं कि इसने कोट्टागढ़ के बारे में भी कहा था। कोट्टागढ़ के लिए कहा था कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है। आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है। ये दोस्तों बात है। तो एक बार फिर से इसका रिपीट कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपने देखेंगे इसकी बात। यानी कर्नल टोड की अपन बात करते हैं। इन्होंने किसकी बात करते हैं? कर्नल टोड की। ये सारी बातें दोस्तों कर्नल टोड की है। कर्नल टोड के द्वारा दी गई संज्ञाओं की बात कर रहे हैं। तो गुरु शिखर को क्या कहा था? संतों का शिखर। आबू के मंदिरों को ओलंपस के समान सुंदर। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मेरांथन। हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली। विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर कुतुब मीनार से भी उत्तम। खंडित सैनिक राणा सांगा। राजपुताना को रायथान रजवाड़ा राजस्थान। लवाण किला दौसा को 52 कोट 56 दरवाजा। मीणा मर्द न्याय का राजा। और कोटा के बारे में कहा था आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ये आपका सभी का अभिनंदन और स्वागत है। यदि क्लास पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आओ जुड़े हमसे, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं।